प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज देश भर में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। महात्मा गांधी को उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि देने के लिए विशाल स्वच्छता अभियान में 7 लाख से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। नागपुर से विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा समेत कई प्रमुख सड़क परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी महबूबनगर में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक आज। बैठक में छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव पर मंथन होने की उम्मीद। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 ने हासिल की एक और उपलब्धि। सूर्य के क्षेत्र में 920,000 किलोमीटर का सफर किया तय। अमेरिका में शटडाउन का खतरा टला। दोनों सदनों ने अस्थायी फंडिंग बिल को दी मंजूरी। बिल में सरकारी फंडिंग को 45 दिनों तक चालू रखने की कही गई थी बात। मोहम्मद मुइज मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए। दूसरे और अंतिम दौर के मतदान में मौजूदा मोहम्मद सोलिह को 54% वोटों से दी मात। 19वें एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। 10 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर बरकरार। आज गोल्फ, निशानेबाजी, एथलेटिक्स और पुरुष बैडमिंटन टीम से स्वर्ण की उम्मीद। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश भर में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो महात्मा गांधी को उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि देने के लिए आज सुबह 10 बजे 1 घंटे के लिए स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें। प्रधानमंत्री का 1 तारीख 1 घंटा एक साथ का आह्वान स्वच्छ दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक प्रयास होगा। इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से 6,40,000 से अधिक स्थलों पर श्रमदान किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों जैसे कि बाजार, रेलवे ट्रैक, जल निकायों, पर्यटक स्थानों, पूजा स्थलों और अन्य क्षेत्रों में सफाई गतिविधियों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता पखवाड़े में भाग लेते हुए कठुआ के विद्या भारती संस्थान में श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान जैसे अभियानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विकास के बुनियादी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिन्हें पिछली सरकार नजरअंदाज कर रही थी। प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद सन 2014 में जो उनका पहला भाषण था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के परिसर से, उसमें उन्होंने स्वच्छता का भी आह्वान किया था। बहुत सारे लोग चकित रह गए कि साहब प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते लाल किले से खड़े होकर। लेकिन अब 8-10 वर्ष गुजर जाने के बाद हमें समझ आया कि जो मौलिक विषय हैं, जो एक राष्ट्र के स्वास्थ्य और राष्ट्र के विकास के लिए एक नींव का काम करते हैं, उन विषयों को प्राथमिकता देने का काम मोदी जी ने किया, जो शायद पहली सरकारें करने से चूक कर गई थी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में
और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का 3रा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपको बता दें कि स्वच्छता अभियान देश के गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंच गया है और इसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान भी अपना सहयोग दे रहे हैं। एशिया के सबसे बड़े गांव लेह के शक्ति में आईटीबीपी के जवानों ने अनोखा स्वच्छता अभियान चलाया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान न केवल सरहद पर भारत की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि देश के भीतर भी वो सामाजिक सरोकार से जुड़े अभियानों में लगे हुए हैं। और इस वक्त हम एशिया के सबसे बड़े गांव शक्ति में मौजूद है, जो लेह में मौजूद है। और यहाँ पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जो जवान हैं वो सफाई अभियान को अंजाम दे रहे हैं, स्वच्छता अभियान को अंजाम दे रहे हैं। कैसे ये पूरा अभियान शुरू हुआ है और कैसे बदल रही है शक्ति गांव की सूरत, आपको बताते हैं। शक्ति गांव जो है एशिया का सर्वबृहत ग्राम है और ये ग्राम जो है हमारा अमर शहीद तेंजिन लोसल का कर्म भूमि है। तो इसी कारण से हम ये गांव को चुने हैं। और जैसे कि आप लोगों को विदित है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल काराकोरम पास से लेके जाचेप पास तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल तैनात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो एक अनोखा पहल है स्वच्छता ही सेवा 3 के तहत हमने ये गांव को चुने हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो है वो न केवल देश की रक्षा कर रहा है, बल्कि इन छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को उसने अपने सफाई अभियान में शामिल कर लिया है। मेरा नाम सोनम गैल्सन, हेडमास्टर प्रिंसिपल यहाँ गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल स्कूल शक्ति स्कूल के मतलब प्रिंसिपल हूँ। यहाँ पे हमारे पास लगभग 110 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे और 15-16 स्टाफ है। तो आज यहाँ पे फिर आईटीबीपी की तरफ से एक सफाई का अभियान चल रहा है मोदी जी की तरफ से। तो हम बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। तो मैं आईटीबीपी को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। एशिया के सबसे बड़े गांव शक्ति में हम मौजूद थे, जहां स्वच्छता का अभियान सामने आया स्कूली बच्चों के साथ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के साथ। कैमरामैन सुमित दीवान और अपने सहयोगी सुनील राणा के साथ लेह के शक्ति गांव से डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी महबूबनगर जिले में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और देश को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उसमें नागपुर विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। इसमें वारंगल से NH 163G के खम्मम खंड तक 108 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग और 90 किलोमीटर लंबा 4 लेन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तेलंगाना के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी महबूबनगर जिले में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वे सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और देश को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उसमें नागपुर विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा का हिस्सा है। इसमें वारंगल से NH 163G के खम्म खंड तक 108 किलोमीटर लंबी 4 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग और 90 किलोमीटर लंबा 4 लेन शामिल है। पीएम मोदी NH 365BB के 59 किलोमीटर लंबे सूर्यापेट से खम्म खंड की 4 लेन सड़क परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 2,460 करोड़ की लागत से बनने वाली ये परियोजना हैदराबाद विशाखापट्टनम गलियारा का हिस्सा है, जिसे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना में अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटी को और वेलफेयर एक्टिविटी को, प्रोजेक्ट्स को फाउंडेशन स्टोन डालना, डेडिकेट करने के लिए अक्टूबर 1 तारीख को तेलंगाना जो महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, उस दिन लगभग 17,000 करोड़ से ज्यादा जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स का आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी हसन चेरलापल्ली LPG पाइपलाइन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 2,170 करोड़ रुपए की लागत से बनी कर्नाटक के हसन से चिरलापल्ली तक LPG पाइपलाइन क्षेत्र में LPG परिवहन और वितरण का एक सुरक्षित, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल उपाय उपलब्ध कराएगी। पीएम मोदी कृष्णापट्टनम से हैदराबाद तक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बहु उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन की आधारशिला भी रखेंगे। एक बड़ा जो नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो है NTPC का लगभग 800 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट्स को तेलंगाना जनता को, देश के जनता को डेडिकेट करने वाला है। लगभग 6,000 करोड़ खर्च करके NTPC का प्रोजेक्ट्स पूरा किया है। पीएम मोदी हैदराबाद विश्वविद्यालय की 5 नई इमारतों का भी उद्घाटन करेंगे। हैदराबाद विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का विकास छात्रों और शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा अपने आप में बेहद खास है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री 13,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिससे तेलंगाना के निवासियों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। सहयोगी निश्चल कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ में उर्मिलेश भट्ट, DD न्यूज, महबूबनगर, तेलंगाना। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर मंथन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल इस साल दिसंबर से जनवरी 2024 तक है। और इसरो के आदित्य L1 मिशन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक्स पर किए गए एक पोस्ट में बताया है कि आदित्य L1 धरती से लगभग 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। अंतरिक्ष यान ने यह दूरी पृथ्वी के प्रभाव वाले क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचकर तय की है। एक्स पर किए गए पोस्ट में इसरो ने बताया कि अंतरिक्ष यान अब सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 की ओर बढ़ रहा है। इससे इसरो द्वारा बीती 2 सितंबर को PSLV C-57 रॉकेट की सहायता से आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया गया था, जिसके बाद वो मंगलवार 19 सितंबर को ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन की प्रक्रिया पूरी कर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर पहुंचाया गया था। इसके साथ ही क्रूज चरण की शुरुआत हो गई थी। क्रूज चरण के बाद लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी L1 के पास पहुंचेगा। L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। और अब अगली खबर, हमारी संवाददाता रजनी सेन ने बातचीत की है फिल्म समीक्षक और भारतीय सिनेमा पर गहरी नजर रखने वाली अनुपमा चोपड़ा से, जिन्होंने माना है कि आज क्षेत्रीय सिनेमा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपको दिखाते हैं बातचीत के कुछ खास अंश। भारतीय सिनेमा उद्योग आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रहा है और उसमें क्षेत्रीय सिनेमा का एक बहुत बड़ा रोल है, जो भारत की कहानियों को विश्व मंच तक लेकर जा रहा है। हमारे साथ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल पर बात करने के लिए मौजूद हैं एक ऐसी फिल्म आलोचक जो भारतीय सिनेमा को बहुत गहराई से देखती आई है। हमारे साथ हैं अनुपमा चोपड़ा जी। अनुपमा जी, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल भारत के क्षेत्रीय सिनेमा को एक नया मंच देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और बहुत अच्छी फिल्में यहाँ दिखाई जा रही है। आपका क्या कहना? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे पिक्चरों से बहुत प्यार है, मूवी से बहुत प्यार है और माउंटेन से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें एक ही साथ मिल रही हैं और इस फेस्टिवल का एम्बिशन ही यही है कि एम ही यही है कि जो हिमालयन स्टेट्स के फिल्म मेकर्स हैं, जिनकी जो नई टैलेंट है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और यहाँ पर 40 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। तो ऑडियंसेस के लिए भी, हर तरह की ऑडियंस के लिए कुछ है। अब जो सिनेमा है वो केवल मुंबई, दिल्ली या बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों की कहानियां आ रही थी और अब उन क्षेत्रों की कहानियां आ रही हैं जिनके बारे में लोग कम बातचीत करते थे। हिमालय राज्यों की कहानियां, ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। एब्सोल्युटली। और ये कहानियां अपने आप में इतनी अनोखी हैं कि आई थिंक कि जो यहाँ के लोग हैं वो ही उन्हें बता सकते हैं। हम लोग दिल्ली और मुंबई से आकर यहाँ की कहानियां उस तरह से कभी नहीं बता पाएंगे जैसे यहाँ के लोकल फिल्म मेकर्स बता सकते हैं। तो हमारी ओपनिंग फिल्म भी एक लोकल फिल्म मेकर स्टैंजन ने ही बनाई थी, द लास्ट डेज ऑफ समर। बहुत अच्छी फिल्म है अबाउट क्लाइमेट चेंज और क्या हो रहा है। बड़ी और समृद्ध विरासत है स्टोरी टेलिंग की भारत में। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में भी उस विरासत को भी आगे बढ़ाया जाएगा। एब्सोल्युटली, ऑलवेज। और देखिए, द अमेजिंग थिंग इज कि ऑफ कोर्स हम लेह में हैं और यहाँ पर बहुत सारी लद्दाखी फिल्में दिखाएंगी, लेकिन हम डायरेक्टर एटली की जवान भी दिखाएंगे। हम पोर्थोरिल जो तमिल फिल्म है, जो बहुत सक्सेसफुल तमिल फिल्म है, वो भी दिखाएंगे। तो आई थिंक कि इस फेस्टिवल में आप देख सकेंगे कि इंडिया में कितनी वैरायटी है। वर्तमान दौर में, मौजूदा समय में आप भारतीय सिनेमा को कैसे देखती हैं? बहुत एक्साइटिंग दौर है, क्योंकि हमारी फिल्में अब जैसे आपने कहा कि छोटे शहरों की भी कहानियां, वो एक दौर था जब हमको एक तरह की फिल्म दिखती थी, मोस्टली अपर क्लास लोगों की कहानियां, NRIs की कहानियां, और वो भी बहुत मज़ेदार फिल्में थी, हम सब ने देखी, बहुत एंजॉय की। लेकिन अब बहुत वैरायटी आ रही है, जो छोटे शहरों की कहानियां हैं, जो गाँव की कहानियां हैं, जो हर क्षेत्र की जो कहानी अब वो दिखाई दे रही है। और हमारा सिनेमा अब इन अ ट्रू सेंस ग्लोबल हो रहा है। तो अनुपमा जी का साफ कहना है कि अगर आपको हिमालयन राज्यों की
संस्कृति को समझना है, उसकी विरासत को समझना है, तो इस फिल्म फेस्टिवल को जरूर देखिए, इस पर नजर बनाए रखिए। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें, अमेरिका में 1 अक्टूबर से शटडाउन का खतरा लगभग टल गया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने संघीय सरकार को 45 दिनों की फंडिंग के लिए पेश किए गए विधेयक को मंजूरी दी है। बिल को सीनेट से भी मंजूरी मिल गई है और अब नवंबर के मध्य तक शटडाउन का खतरा टल गया है। डेमोक्रेट सहित अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों ने फंडिंग बिल के समर्थन में वोट किया। ये विधेयक 17 नवंबर तक 45 दिनों के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाली संघीय सरकार को फंड मुहैया कराएगा। मोहम्मद मोइज मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो विपक्षी प्रोग्रेसिव अलायंस के नेता हैं। मोहम्मद मोइज ने चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को 18,000 वोटों से हराया है। मालदीव में राष्ट्रपति चुनने के लिए दूसरी बार वोटिंग हुई। इससे पहले 8 सितंबर को पहले राउंड की वोटिंग हुई थी, हालांकि तब किसी को भी बहुमत नहीं मिला था। मोहम्मद मोइज के नेतृत्व वाला प्रोग्रेसिव अलायंस 46% वोटों के साथ आगे रहे थे, जबकि राष्ट्रपति सोलेह की डेमोक्रेटिक पार्टी को 39% वोट हासिल हुए थे। दरअसल मालदीव में चुनाव जीतने के लिए 50% वोट की जरूरत होती है और कोई भी जब इतने वोट हासिल नहीं कर पाया तो चुनाव फिर से करवाने पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्वाचित मोहम्मद मोइज को मालदीव का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। और न्यूयॉर्क शहर में तेज तूफान और अचानक बाढ़ से आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। शहर के कुछ हिस्सों में 8 इंच 20 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। बाढ़ के कारण शहर की कई सबवे प्रणालियों, सड़कों और राजमार्गों में पानी भर गया है, जबकि लागार्डिया हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल को बंद कर दिया गया है। न्यूयॉर्क की मेट्रो प्रणाली और मेट्रो नॉर्थ कम्यूटर रेल सेवा में बड़ी रुकावट आई है और कई स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। वहीं न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा है कि मूसलाधार बारिश जलवायु परिवर्तन का परिणाम है और संभवतः ये एक नई सामान्य स्थिति को दर्शाती है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चीन के हांगझू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारत का जो स्वर्णिम सफर है वो लगातार जारी है। 10 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर बरकरार है। आज गोल्फ, निशानेबाजी, एथलेटिक्स और पुरुष बैडमिंटन टीम से स्वर्ण की उम्मीद है। भारतीय हॉकी टीम ने कल खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान हॉकी टीम को 10-2 से हरा दिया है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ये हॉकी के इतिहास में सर्वाधिक गोल अंतर से जीत का रिकॉर्ड है। भारत की ये टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत है। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश भी कर लिया है। टेनिस के मिश्रित युगल में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने स्वर्ण पदक जीता। रोहन ऋतुजा की जोड़ी ने फाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी को हराया। भारतीय जोड़ी ने इस मुकाबले को 2-6, 6-3, 10-4 से अपने नाम किया। मुक्केबाजी में भारत की प्रीति ने सेमीफाइनल में स्थान बनाकर पदक पक्का कर लिया है। प्रीति ने 54 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की मुक्केबाज झायरा शेगरबेकोवा को 4-1 से हराने में सफलता पाई। सेमीफाइनल में स्थान बनाने के साथ प्रीति ने ओलंपिक कोटा भी हासिल कर लिया है। भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने भी सेमीफाइनल में स्थान बनाकर पदक पक्का कर लिया है। आज खेले गए 75 किलो भार वर्ग क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने दक्षिण कोरिया की एसियों को 5-0 से मात दी।
भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र ने पुरुषों के 92 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है और इसके साथ ही उन्होंने भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। नरेंद्र ने क्वार्टर फाइनल में ईरान के ईमान को सर्वसम्मत निर्णय में 5-0 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। टेबल टेनिस में भारत की सुतीर्था और अहकिया ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 2 जोड़ी मेंग और येडी को 11-5, 11-5, 5-11, 11-9 से हराया और अंतिम 4 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही भारतीय जोड़ी का पदक भी पक्का हो गया है। पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में भारत के कार्तिक कुमार और गुलवीर सिंह ने इतिहास रच दिया है। कार्तिक ने 28 मिनट 15.38 की टाइमिंग के साथ रजत पदक और गुलवीर ने 28-17-21 की टाइमिंग के साथ कांस्य पदक जीता। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए देश भर के मौसम का जायजा लीजिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए